हमारे साथ स्कूल के OSD यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो पिछले 2.5-3 सालों से स्कूल के अमेलियोरेशन के लिए, स्कूल के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो इनका व्यू ज़रूरी है इस स्कूल के नज़रिए से या फिर पूरे माइनॉरिटी बैकवर्डनेस के नज़रिए से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि आप पिछले 3 सालों से स्कूल को एक तरीके से संभाल रहे हैं, तो क्या अगर आपसे पूछा जाए तो 3 क्या कमियां हैं जिसको लेके एक कंजर्वेटिव सोच, एक ट्रेडिशनल सोच है जिसको आप इरेडिकेट करना चाहेंगे, एक्सटर्मिनेट करना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो अगर मेरा व्यू लिया जाए या मेरी सोच ली जाए तो जैसे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, पहले तो हमें उसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन है, पढ़ाई है, हमें नॉलेज लेनी चाहिए, ना कि हम कास्ट और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या कर रहे हैं लोग, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमें मतलब होना चाहिए एजुकेशन से, नॉलेज से, जो कि हमारे इस्लाम में भी हमें बताया जाता है कि हमें जो है पैदा होने से आखिरी तक जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें एजुकेशन लेनी है। लेकिन हम कहाँ फंस जाते हैं? हिंदू में फंस जाते हैं, मुस्लिम में फंस जाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर जब पढ़ाई की बारी आती है या हिंदू मुस्लिम की बारी आती है तो यहाँ पे आ जाता है कि मुस्लिमों का कहना है कि हमें नौकरी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलेगी? जब एक सिस्टम बनाया गया है, सारी चीज़ें आप उसको फॉलो तो करिए, बिल्कुल मिलेगी। आपके जो बच्चे हैं आप उनको ध्यान दीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, बिल्कुल उनकी सारी चीज़ें आप उनको एक जो अपलिफ्टमेंट होती है बच्चों की, अपब्रिंगिंग जो होती है, आप उस पर वर्क करिए। क्यों नहीं मिलेगा आपको रिजल्ट? बिल्कुल रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं यहाँ पे जब आया था 2.5 साल पहले, और जब मैंने यहाँ पे इकरा का मैंने बागडोर संभाली थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है सिर्फ इस स्कूल के अंदर ही नहीं, पूरे इस इलाके के अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हमें बदल देना चाहिए। पहली बात तो हमारे जो उन बच्चों के जो गार्जियन हैं, मैं ये मानता हूँ कि 70% जो ज़िम्मेदारी होती है किसी भी बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए उस गार्जियन की होती है। उसके बाद कोई दूसरा या ट्यूशन या स्कूल हो गया, वो लोग आके रोल प्ले करते हैं, या कोई दोस्त हो गया, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। क्योंकि अगर वो बच्चा स्कूल में जा रहा है तो मेरे पास वो कम से कम जो है 3-4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे मेरे पास वो रहेगा, उससे ज़्यादा वो मेरे पास नहीं रहेगा। मैं उसको यहाँ से जो सिखा के भेजूँगा, जैसे ही वो घर जाता है, वो घर जाके उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, माँ बाप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या घर पे जाने के बाद वो क्या कर रहा है, ये सिर्फ किसी एक कास्ट या एक माइनॉरिटी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। सिर्फ एक के लिए नहीं है कि मतलब कोई एक आदमी कर रहा है तो बाकी दूसरों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये सबके लिए है कि आपका बच्चा घर पे जाके क्या कर रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, किसके साथ खेल रहा है, किस टाइम पे पढ़ने बैठ रहा है, अपने सारे वर्क वगैरह प्रॉपर्ली कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, आप उस पर कितना ध्यान दे रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी जो है 60 से 70% जो है मैटर करती हैं। आपकी इन सारी बातों से ये निचोड़ निकल रहा है, कंक्लूज़न निकल रहा है, आप गार्जियन को एट ऑल ज़िम्मेदार मानते हैं। तो गार्जियन जो अनअवेयर है, जो अनस्कूल्ड है, अनलर्नड है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? वो बच्चों को सही तरीके से पेरेंटिंग नहीं कर पा रहा, आप कह रहे हैं अपब्रिंगिंग नहीं कर रहा, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसे अगर मैं अपने फ़ादर की बात करूं तो मेरे फ़ादर भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने, हम जितने भी 11 भाई बहन हैं हम सब, मेरे भाई बहनों में कोई डॉक्टर है, कोई PhD है, कोई MBA है, 2 भाई हम इंजीनियर हैं, एक भाई हमारा मौलवी भी है। मतलब हम 11 भाइयों बहनों में से अलग अलग हम लोग किसी न किसी फील्ड में जो है इस टाइम मौजूद हैं। मेरे फादर ना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ना मेरी मदर ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन हम सारे भाई बहन जो हैं किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी जगह पे एक्सपर्टीज़ हैं, कहीं पे हम खड़े हो सकते हैं, स्टैंड होके बोल सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर जैसे मेरे फादर को एजुकेशन नहीं मिली, तो उनको ये समझना चाहिए कि मुझे एजुकेशन नहीं मिली है तो मैं अपने बच्चों को कैसे दूं, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें फ़ेस की हुई, उस जगह से वो गुज़र कर आए हुए हैं कि उन्होंने क्या क्या फ़ेस किया है, एजुकेशन नहीं रही है। जैसे मेरे फादर की एक कहावत है, और एक बात बोलते हैं, हमेशा ही बोलते हैं कि अगर मैंने इतना कुछ अचीव किया है, इतना कुछ हासिल किया है, इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, मैं कहीं पे भी अगर बहुत उसको क्या बोलते हैं कि अगर मैं कहीं पे थोड़ा बहुत शर्म महसूस करता हूँ तो मैं अपनी एजुकेशन को लेके जो है एम्बैरेस फील करता हूँ उस चीज़ से।
अगर मेरे पास वो एजुकेशन होती तो मैं कहीं पे मुझे किसी से कोई वो डर नहीं होता, या मैं हर चीज़ को, हर इंटरव्यू, हर चीज़ों को फेस कर लेता, मैं किसी चीज़ से भागता नहीं। तो वो मेरा मानना यही कि अगर जो उन गार्जियन को नहीं मिला तो वो उनको ये समझना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को कैसे दे दूँ, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ गलत हुई हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने गलत की थी जो मेरे बच्चे गलत ना करें। आप 3 सालों से इस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं एज ए हेड, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ड्रॉप आउट रेट हाई स्कूल के बाद, अपना स्कूल हाई स्कूल तक था ही, अभी इस साल इंटरमीडिएट तक हुआ है सीबीएसई बोर्ड, तो हाई स्कूल के बाद ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा क्यों है? इसको रोकने के लिए, इसको सस्टेन करने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारा स्कूल लेवल पे कोई कंसल्टेंसी टाइप का या कंसल्टेशन टाइप का होना चाहिए, या फिर हाई स्कूल के बाद कोई बच्चों के अंदर कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है, एक अलाइनमेंट नहीं होता है कि हमें किस दिशा में जाना है, तो ज़्यादातर बच्चे रडर लेस हो जाते हैं, डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। तो आप इस तरीके का कोई प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं जिसके ज़रिए हम अपने इस एकरा स्कूल को लॉफ्टीनेस यानी बुलंदी पे पहुंचाएं? जैसे कि आपने बात की कि बच्चों का ड्रॉप आउट जो हो जाता है आफ्टर क्लास 10 जो है बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, उसका मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है उनके उम्र के बच्चे या उनसे ज़्यादा बड़ी उम्र के बच्चे, क्योंकि ये रूरल एरिया है, यहाँ पे लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो बहुत कम है, बहुत कम है। और उनके साथ वाले होते हैं तो अगर 20% 30% आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 60% जो है वो घर पे खेलते हैं, घूमते हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो बड़ा बड़ा फ़ोन लेके चलते हैं, 10,000 का 15,000 का फ़ोन लेके चलते हैं। जब ये बच्चे उनको देखते हैं कि उनके पास सारी सुविधाएँ हैं, बाइक है, फ़ोन से हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, तो वो उनका अपने आप माइंडसेट जो है चेंज होने लग जाता है कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं यहाँ 5 घंटे यहाँ जाता हूँ, 2 घंटे ट्यूशन पढ़ता हूँ, फिर घर पे भी जाके पढ़ता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है या मेरे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, तो वो उसका माइंडसेट वहाँ से चेंज होने लग जाता है। एक सबसे बड़ा एक और ड्रॉबैक जो है ये हमारे मतलब जो 40-45 साल की जो उम्र के लोग हैं, इनका उन बच्चों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो उठते बैठते हैं वो उन्हीं के आसपास उठेंगे बैठेंगे, वो बुज़ुर्गों के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं। अब उसमें ये देखा जाता है कि लिटरेसी रेट उन लोगों का क्या है, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उन बच्चों को पढ़ी लिखी जगह गाइड करेंगे, अगर वो इलिटरेट हैं तो वो अपने जैसे कामों में जो उनके काम हैं वो उनको उस तरफ गाइड करेंगे। और रही बात इसकी कि हम कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं, हमने काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करी थी, पिछले 2 साल से हमारा पूरा करिकुलम तैयार बैठा हुआ है। जैसे यहाँ से जो बच्चे जाते हैं उनका कॉन्फिडेंस जो होता है कहीं पे स्टैंड नहीं कर पाते हैं, आफ्टर 10 जो यहाँ से पास करके जाते हैं कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, कहीं पे स्टैंड नहीं करते हैं, कहीं अगर कुछ बोलना हो जाए, इंटरव्यू देना हो जाए, किसी चीज़ पे प्रेजेंटेशन देनी हो जाए, उन सारी चीज़ों पे बहुत जगह हम लोग लैक करते हैं। तो उसके लिए हमने पूरा करिकुलम तैयार किया हुआ, लेकिन हम 2 साल से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं कोरोना की वजह से। इंशाल्लाह स्कूल खुलने वाला है 16 तारीख से, कल से, तो हो सकता है कि अब सारे बच्चे आ जाएंगे तो हमारा पूरा नीचे से प्री प्राइमरी टू 12 जो है हमने पूरा करिकुलम तैयार किया है इस चीज़ पे वर्क करने के लिए। जब सभी बच्चे आ जाएंगे तो हम उनको स्टार्ट करेंगे और इन चीज़ों पे जो है हम वर्क करेंगे। और ड्रॉप आउट के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं, हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इस साल प्लान की हैं कि बच्चे जो है उनको करियर किस तरफ जाना है। सबसे मेन चीज़ यही होती है कि जो हमारे पास बच्चे हैं उनको बताना, उनको गाइड करना कि किस तरफ उनको जाना है, किस तरफ उनका इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में आपको कैसे जाना है, आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो नीट की एग्ज़ामिनेशन आपको कैसे देने हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, आपको इंजीनियरिंग साइड में जाना है तो जेईई मेंस आपको कैसे क्लियर करना है, आपको लॉ में जाना है तो आपको जो है लॉ के लिए एग्ज़ाम होता है एक, उसमें क्लैट होता है, क्लैट आपको कैसे क्लियर करना है, किससे कैसे आपको प्रिपेयर करनी है, कौन सी बुक्स आती हैं, तो उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। जो कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कोई भी स्कूल इस तरीके की करियर काउंसलिंग नहीं करता होगा। हम लोग इस साल प्लान कर रहे हैं, पिछले साल भी मैंने खुद करियर काउंसलिंग जो है बच्चों की थी, उनको बताया था ये चीज़ें होती हैं। इस साल हम लोग जो है कुछ लोगों को बाहर से बुलाएंगे, एलुमनाई भी बुलाएंगे जो अच्छी जगह पे हैं, उनसे बच्चों को इंट्रैक्शन करवाएंगे ताकि उनसे बच्चों को थोड़ी मोटिवेशन मिले। तो ये हमारा जो ड्रॉप आउट रेट है
वो थोड़ा कम हो जाए, हम उसको अच्छा रिज़ल्ट, अच्छी वो चीज़ें मिले हमें इसमें। एक बड़ा रिजेंटमेंट टीचर्स के एमंग एक तरीके से कॉम्प्रिहेंड है कि स्केल की जो डिस्पैरिटी है आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? कि स्केल मतलब समझा नहीं। पेमेंट का जो एक डिस्पैरिटी है आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? पेमेंट का है, अब जैसे मैं अपनी बात करूँगा, मैं दूसरों की बात नहीं करूँगा। मैं जो फ़ीस लेता हूँ, मेरा जो फ़ीस स्ट्रक्चर है जी, उस चीज़ में मैं जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक मैं उनके लिए काम करने के, या उनको उस पे स्केल तक, ताकि उनकी जितनी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। और मैं क्योंकि यहाँ पे 3 साल से हूँ, तो मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं अपने स्टाफ को जो है हर जगह हमेशा सपोर्ट करता हूँ। मैं अगर उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई उनकी बात है, अगर उन्होंने मुझे कोई बात बताई है, अगर वो बात सही है या ऐसा होना चाहिए, तो मैं फ़ौरन उसको जो है लागू करने की या एक मीटिंग करता हूँ स्टाफ के साथ। प्रिंसिपल रहते हैं, मैनेजर रहते हैं, उनके साथ मीटिंग करके उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक पे स्केल की बात रही है, हाँ, यहाँ पे मतलब हर जगह इस इलाके में जो है पे स्केल आप टीचर्स का कम है। उसके लिए हमने एक मीटिंग की थी 1.5 साल पहले, जिसमें कहा गया था कि आपकी परफॉर्मेंस से मतलब जो भी आपका पे स्केल रहेगा 20 to 30% जो है इंक्रीमेंट आपका रहेगा। ये बात कही गई थी मीटिंग में, लेकिन उसके बाद से कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से हम लोग सैलरी दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, कहाँ से मैनेज करके हम लोग ला रहे हैं। लेकिन जैसे स्कूल शुरू हो जाएगा, इस चीज़ पे मैं सबसे पहला मेरा जो वो रहेगा, इसी चीज़ पे मैं काम करूँगा। ये थे हमारे साथ स्कूल के OSD साहब यानी सैफ सर थे, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग अहम चीज़ों पे अपनी बात रखी। जो पिछले 3 सालों से इकरा पब्लिक स्कूल जो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इसमें काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेप्स, इनिशिएटिव्स और इनोवेटिव चीज़ें इन्होंने की हैं, जिससे स्कूल की जो एक परिदृश्य है, जो एक सिनेरियो है, वो काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुआ है। उम्मीद है ये आगे इसी तरीके से काम करते रहेंगे, ताकि ये हमारा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट एक कलेक्टिव डेवलपमेंट के रूप में आगे बढ़ सके। और बच्चे जो हाई स्कूल के बाद ड्रॉप आउट रेट, इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की कि 10th के बाद इस तरीके का ओरिएंटेशन प्रोग्राम या कंसल्टेशन प्रोग्राम कराया जाएगा, ताकि बच्चों को एक दिशा मिल सके। क्योंकि हमारा मकसद या हमारा यह ऑब्जेक्टिव नहीं कि हाई स्कूल तक पढ़ाने के बाद बच्चों को छोड़ देना, हमें पैसे की उगाही कर लेना, कमा लेना। हमारा मकसद है कि बच्चों को एक ऑब्जेक्ट देना, एक आगे के लिए एक उद्देश्य देना, मकसद देना। बच्चे आगे बढ़ेंगे, सोसाइटी डेवलप होगी, सोसाइटी डेवलप होगी तो बहुत सारी चीज़ें इससे विकसित होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना महत्वपूर्ण वक्त साझा करने के लिए।